हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 12 के फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोशिश करेंगे इसे हम 25 टू 30 मिनट में जल्दी से जल्दी कवर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी अक्रॉस कंडक्टर पर, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो करंट के होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ हमने मान लिया L है। कितनी लेंथ है इसकी? L लेंथ है। और इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। उस करंट को हमने मान लिया ये I है। क्या है? I। और आपको पता है करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर V जो प्रोपोर्शनल होता है किसको होता है? I को। तो V प्रोपोर्शनल हो गया I के। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आपको पता है कि इक्वल लगाते हो, यहाँ पे कांस्टेंट आता है R, और यहाँ पे आ जाएगा I। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये R है, यहाँ पर R क्या है? तो R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका नाम होता है R4 होता है रेसिस्टेंस। क्या नाम होता है इसका? रेसिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो V4 होता है वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट और करंट की होती है एम्पियर। तो यहाँ आ जाए वोल्ट पर एम्पियर। और इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं इसको? ओम। तो ये ओम यूनिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? ऐसा यूनिट है 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 ओम के। तो ये होता है ओम्स लॉ। और यहाँ पे R जो है इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ये रेसिस्ट करना, किसी चीज को रेसिस्ट करना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से जो भी करंट निकलेगा उस करंट को रोकने का जो काम करता है, उसके रास्ते में कहें तो एक रेसिस्ट जो पैदा करता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस जो है कई चीजों पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो है कई चीजों पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से कई चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पे करता है ये अभी देखेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए, ये रेसिस्टेंस और V और I पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहें कि V को मैं 2 टाइम्स कर दूं, कितने टाइम्स कर दूं? 2। तो यहाँ पर I भी 2 टाइम हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब R जो है V के इंक्रीज करने पर और I के इंक्रीज करने पर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। बट आपसे कोई क्वेश्चन में कहे कि V की वैल्यू ये है और I की वैल्यू है, तो R वहां से आप फाइंड कर सकते हो। R क्या फाइंड कर सकते हो? जब V और I की वैल्यू गिवन है। अगर हम V को 2 टाइम कर दें, 3 टाइम कर दें, 4 टाइम कर दें, 5 टाइम कर दें, तो इसके साथ साथ I भी क्या होगा? उतने ही टाइम हो जाएगा। और उतनी टाइम हो जाएगा तो R पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये R किस किस पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। कौन सी 4 चीजें होती है यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है और अभी आपको बताया था कि कंडक्टर की जो लेंथ है, हमने मान ली इसकी L लेंथ। कितनी लेंथ है भाई? L है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ मान ली हमने L। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है A। कितना है? A। इसको हमने किससे कनेक्ट किया था? अभी एक बैटरी से कनेक्ट किया था। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका V, और यहाँ से करंट आता I, और ये आता है I। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है हमें, ये बैटरी कनेक्ट करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टर पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर की लेंथ पर। जितना ज्यादा वायर या कंडक्टर लंबा होगा उतना उसका रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में मोशन करते हैं
और करंट की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, अपोजिट होती है दोनों की। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब इधर जाते हैं तो एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं, और जो कॉलिजन जो करते हैं तो कॉलिजन करने की वजह से ही उसमें एक रेसिस्ट पैदा हो जाता है जो कि करंट को रोकने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन की वजह से एक रेसिस्ट पैदा हो जाता है जो कि करंट को रोकने का काम करता है, उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का आपस में उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। अब सीधी सी बात है कि लेंथ जितनी कम होगी उतना कॉलिजन कम होगा, और मान ली वायर लंबा है तो उसमें कॉलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और वायर अगर कम है, कंडक्टर छोटा है तो कॉलिजन तो होगा पर कम होगा क्योंकि उसकी लेंथ कम है। तो लेंथ कम है तो कॉलिजन कम, और कॉलिजन कम तो रेजिस्टेंस कम, और लेंथ ज्यादा है तो कॉलिजन बहुत टाइम तक होगा, ज्यादा होगा, और कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर। तो आर प्रोपोर्शन होता है एल के। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, आर जो डिपेंड करता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यानी जितना बड़ा इसका एरिया होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी एरिया अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। क्यों होगा, रेसिस्टेंस का मीनिंग बताया मैंने, कंडक्टर। अब किसी भी वायर का एरिया मान लीजिए ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होंगे, मतलब कम कोलिजन करेंगे, और एरिया कर दिया छोटा तो भीड़ हो गई, भीड़ होगी तो धक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की होगी तो इसका मतलब वो जल्दी नहीं पहुंचेंगे, ज्यादा कोलिजन करेंगे, और ज्यादा कोलिजन करेंगे तो आपको पता है कि ज्यादा कोलिजन करेंगे इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस का कम हो जाना, और एरिया कम होने का मतलब है रेजिस्टेंस का ज्यादा हो जाना। तो एरिया कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एरिया ज्यादा होना चाहिए। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये इसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कॉपर वायर है तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अलग हुआ, एल्यूमिनियम वायर का अलग हुआ, चांदी जो होती है यानी एजी सिल्वर जो होता है उसका अलग हुआ। तो मटेरियल का अलग अलग मटेरियल का अलग रेजिस्टेंस होता है। और एक और चीज पर डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर। फिलहाल इन चीजों को हम इग्नोर करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। जब इनको कंबाइन करेंगे तो आर प्रोपोर्शन आ जाएगा एल अपॉन ए। इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे निकल के आता है एक रो, और ये हो जाएगा एल अपॉन ए। तो आर का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया ये, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से रो जो आएगा आर, ए को इधर भेज देंगे तो ए, तो आर है इधर और ए को बुला लिया तो ए हो गया, तो आर ए, और एल को इधर बुलाएंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से निकल आएगा रो। क्या आ जाएगा, रो। अब रो क्या है यहाँ पे, रो क्या है यहाँ पे, रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट है। तो रो का जो नाम होता है इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, या इसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं तो आर की जो हो जाएगी ओम, आर क्या रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की होती है ओम, इनटू एक और एरिया, एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे निकल के आएगा ओम मीटर। इसकी यूनिट होगी, किसकी, इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी की यूनिट की बात कर लें तो ओम मीटर होती है। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होती है और रेसिस्टेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा। तो पहले हम बात कर लें कि रेसिस्टिविटी की अगर डेफिनेशन को हम बनाएं तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, कि इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर हम क्या करें, किसी भी कंडक्टर का लेंथ को 1 मीटर कर दें और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दें, लेंथ की वैल्यू 1 और एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो इस पे 1 रख देंगे, इस पे 1 रख देंगे, तो यहाँ से रो जो है किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। तो हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर 1 मीटर लें और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें तो रो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रेसिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम और इसकी हो गई ओम मीटर, ठीक है। इतनी बातें हमने रो से बात पता कर ली। तो यहाँ पे हमने रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को समझ सकते हैं। अब ये जो रेसिस्टिविटी होती है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो रेसिस्टिविटी ये जो रो होता है इसको हम कहेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास 1 मीटर लेंथ का कॉपर वायर है, 2 मीटर लेंथ का भी एक कॉपर वायर है, और एक और लेंथ है हमारे पास 3 मीटर, वो भी कॉपर वायर है। तो तीनों कॉपर वायर की लेंथ अलग है, पहले की 1 मीटर, दूसरे की 2 मीटर और तीसरे की 3 मीटर। तो इनके लिए रो और आर पे क्या इफेक्ट होगा, तो आर और रो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लेंथ से, तो रो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ।
यानी ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर सेम मटेरियल है तो रो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आर जो है लेंथ के हिसाब से चेंज होता है। 1 मीटर लेंथ का जो वायर है कॉपर का, उसका रेजिस्टेंस अलग हुआ। 2 मीटर लेंथ हो जाएगी कॉपर वायर की तो रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। 3 मीटर अगर लेंथ हो जाएगी कॉपर वायर तो उसका रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस और लेंथ पर डिपेंड करता है, पर रेसिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सेम मटेरियल है, उसकी लेंथ कितनी भी हो, डिफरेंट हो, पर उसका रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। अब इतनी बात करने के बाद हमें क्या करना है, ओम्स लॉ को प्रूव करना है। तो ओम्स लॉ को प्रूव करना है तो यहाँ पे हम कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि I इज इक्वल टू होता है NEA VD, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA VD होता है। अब VD क्या होता है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है A टाउ, और A होता है EE अपॉन M, और यहाँ पे टाउ आता है। और यहाँ पे आगे थोड़ा याद कराऊं तो E, और E की जगह पे हम लिख सकते हैं E बराबर होता है V अपॉन L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो E की जगह लिख देंगे V अपॉन, और यहाँ M है, और V अपॉन क्या आ जाएगा L, और यहाँ पे आता है टाउ। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे समझिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसे कोई कंडक्टर जो होता है, इस कंडक्टर में जब भी हम बैटरी को अप्लाई करते हैं इसके अक्रॉस, ये मान लीजिए बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसको हम प्लस कहेंगे और इसको हम माइनस कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब जैसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, कि अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ E, यानी E की सेम डायरेक्शन में होता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में E है, उसी में फोर्स लगता। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इट इज द अपोजिट डायरेक्शन इन E, तो E की अपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में जो भी होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते हैं, या कह सकते हैं E की अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, इस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू Q की वजह से। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जो होंगे जब इधर आएंगे तो एक एवरेज वेलोसिटी से आते हैं, और उस एवरेज वेलोसिटी का नाम होता है VD। क्या नाम होता है, VD। और VD का मीनिंग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी जो होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की इस कंडीशन में, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसका फॉर्म होता है EV अपॉन ml। V क्या यहाँ पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या यहाँ पे पोटेंशियल पे, E क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और टाउ जो होता है इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे उठा के वो रख देंगे। तो I की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे NEA, और VD की जगह लिख देंगे EV अपॉन ml, और ये आ जाएगा आपका टाउ। इतनी बात ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखो n तो सिंगल है, n ऐसे रहेगा, ये E और E का मल्टीप्लाई करेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे A है और ये आ गया आपका टाउ। ठीक है, तो ये आ गया NE स्क्वायर A, और ये टाउ बचा। अब यहाँ पे क्या था, E यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, ml यहाँ बचा अभी, और लास्ट में ये V यहाँ पे आ गया। इतनी बात ठीक है। फिर से देखिए n ये आया, E और E का मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, A यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये वाला जो V था यहाँ आ गया, टाउ यहाँ आ गया, ml यहाँ आ गया। तो मैं आपसे कह सकता हूँ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप देख सकते हैं अभी बताया था कि ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये होता है। ठीक है ना, तो V अपॉन I क्या होता है, कॉन्स्टेंट। जब इसको हटाते हैं तो यहाँ से कॉन्स्टेंट आता है जो कि R होता है, तो R इक्वल टू आ गया V अपॉन I, और R क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। तो R एक कॉन्स्टेंट है, तो V अपॉन I किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है V अपॉन I कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे V इधर है, I को इधर ट्रांसफर कर देंगे, और जैसे ही हम I को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए V पहले से ही है, तो ये आ गया I इधर, I को इधर बुला लिया। अभी ml इधर आ जाएगा, तो ml आ गया यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा NEA स्क्वायर A टाउ।
ठीक है। तो V अपॉन आई किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट के, तभी तो ओम्स लॉ प्रूफ होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। तो कि m4 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स होता है, तो ये कांस्टेंट में आएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो यहाँ पे लेंथ जो है कंडक्टर की, ये जो लेंथ है ये भी फिक्स होगी, 1 मीटर 2 मीटर जितनी भी हो, तो लेंथ भी फिक्स हुई, यानी m भी क्या हो गया कांस्टेंट, L क्या हो गया कांस्टेंट। अब आता है n4 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख देता हूं मैं, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर। अब ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या फिक्स होता है, कांस्टेंट रहता है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो इसका एरिया मान लीजिए अगर ए है तो ये भी फिक्स रहेगा, लेंथ फिक्स है तो इसका एरिया भी फिक्स रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। अब बचा टाउ, टाउ को क्या कहते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं इसको, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अब ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चीजें यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बाकी सब कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, a कांस्टेंट, e कांस्टेंट। तो n और टाउ, अच्छा ये जो n और टाउ है किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ से हम कह दें अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ध्यान सुनिए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये सभी कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और v अपॉन आई किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के, और यही कांस्टेंट क्या होता है, r होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू r, और इसी को हम कहेंगे कांस्टेंट, क्या कहेंगे भाई, इसी को कांस्टेंट कहते हैं। और ये कब कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये सभी जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही हैं सब कांस्टेंट हो जाएंगी। तो v अपॉन आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और v अपॉन आई कांस्टेंट हो गया, तो इसी को तो हम ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ये क्या, यही बचा आपका ओम्स लॉ, और हेंस प्रूफ, यानी हमें प्रूव करना था ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, बाकी v अपॉन आई को एक तरफ किया, बाकी सबको एक तरफ किया। इसमें देखिए n और टाउ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इस क्वांटिटी के लिए अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसी कांस्टेंट हो जाएगी तो v अपॉन आई क्या कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, r के, क्योंकि v अपॉन आई किसके इक्वल होता है, r के। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, r के। तो ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, r के। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है ओम्स लॉ। अब देखिए रेसिस्टिविटी के टर्म में हम इसे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे r की जो वैल्यू आई है, r आया, r इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आया है, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आया। तो रो क्या होता है भाई, रो होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, रो क्या होता है, आर ए अपॉन एल। तो देखिए आर तो है यहाँ पर, ए को इधर बुला लीजिए, यहाँ से ए को इधर बुलाइए और एल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप क्या बचा, यहाँ पे एम बचा, क्या बचा यहाँ पे एम, और यहाँ क्या बचा एन, और ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर, और ये बचा टाउ, और ये क्या होता है, रो होता है। तो रो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी रो के फॉर्मूले की बात करें तो आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ से रो को हम ऐसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। तो इस टॉपिक की बात करते हैं, देखिए ये क्या होता है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों पड़ता है, अभी बताया था। अब कैसे कैसे चेंज होते हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, रो और आर, रो का मतलब रेसिस्टिविटी और आर का मतलब रेसिस्टेंस। तो टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो रो और आर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों होता है।
तो आर का जो फॉर्मूला है अभी लिखा था हमने, आर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आप देख सकते हैं, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टा होता है। क्या होता है? ml अपॉन एन ई स्क्वायर टा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आर का जो फॉर्मूला है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टा होता है, और यहाँ से रो का जो होता है, रो का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए m अपॉन एन ई स्क्वायर ए टा। तो यहाँ पे रो का भी साथ में लिख लीजिए m अपॉन एन ई स्क्वायर ए टा। ये किसका है? ये रो का है। और ये किसका है? ये आर का है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका कॉलिजन ज्यादा होगा। तो कॉलिजन ज्यादा होगा मतलब कम टाइम लगेगा, कॉलिजन कम समय में होगा, इसका मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम हो जाएगा। तो टाउ कम हो जाएगा तो इसका मीनिंग आया टाउ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। अगर देखिए यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाव कैसा होगा? कम। और आप यहाँ देख सकते हैं जब टाव कम होगा, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाव जब कम होगा तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। टाव कम होगा तो आर की वैल्यू कैसे हो जाएगी? इंक्रीज। और आर जब इंक्रीज होगा तो रो भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रो इंक्रीज होता है और आर भी इंक्रीज होता है। क्यों होता है? आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो है डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब मान जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे वो कॉलिजन जल्दी जल्दी करेंगे, कॉलिजन जल्दी जल्दी करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कम। और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा। तो रिलैक्सेशन टाइम कम, और रिलैक्सेशन टाइम कम तो आर की वैल्यू ज्यादा। ठीक है। अब होता ये टेम्परेचर बढ़ाने पर एन का मान ही बढ़ेगा। आप कहेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा भाई? रो कम हो जाएगा एंड आर भी कम होगा। तो हमने यही क्यों लिया, ये क्यों लिया? तो ये जो है इनसिग्निफिकेंट होता है, इसके लिए क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। इसका रीजन ये है कि मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब होते हैं। यानी ये इतने पहले से ही ज्यादा होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे तो वो इसकी गिनती में कोई भी इजाफा, कोई भी ज्यादा नंबर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि समुद्र भर के पानी है और उसमें आपने एक गिलास पानी और डाल दिया तो समुद्र का जो पानी है क्या उसके वॉल्यूम में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा लगेगा नेग्लिजिबल। तो ऐसे ही क्या है, समुद्र भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके पास? मेटल्स के पास। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं थोड़े से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं इसके नंबर के कंपेयर में वो बहुत छोटे होते हैं, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज्यादा इजाफा या इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए इस वाली कंडीशन को हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं और इस वाली कंडीशन को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। सिग्निफिकेंट कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो आर कैसा हो जाएगा? ज्यादा, और रो भी कैसा हो जाएगा? ज्यादा। तो ये कैसा है? ये सिग्निफिकेंट कंडीशन है। कैसे? सिग्निफिकेंट कंडीशन है। ठीक है। और ये वाली सिग्निफिकेंट कंडीशन नहीं है। अलॉयज की बात कर लें तो अलॉयज में भी यही कंडीशन होती है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रो और आर एंड आर बोथ आर इंक्रीज। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे? ये कंडीशन इसकी पूरी इसमें अप्लाई होती है। बस फर्क क्या है कि इसमें जो इंक्रीमेंट होता है रो और आर में, इट इज स्मॉल देन मेटल्स। ये मेटल से थोड़ा कम होता है। कैसा होता है? ये मेटल से थोड़ा कम होता है। बस इतनी बात को याद रखना, देन मेटल्स। ठीक है ना। तो जितना इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रो और आर इंक्रीज होगा उतना इसमें नहीं होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। तो ये मेटल्स के लिए कहानी थी, ये फॉर अलॉयज के लिए थी। नेक्स्ट बात कर लें सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है। सेमीकंडक्टर में इसका अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है भाई? इसको देख लीजिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? रो कम हो जाएगा और आर भी कम हो जाएगा। रो कम हो जाएगा और आर भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पर रो इंक्रीज था, आर भी इंक्रीज था, टेम्परेचर इंक्रीज, इसमें तीनों चीजें इंक्रीज है और यहाँ पर भी इंक्रीज है। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा अपोजिट होता है, ये होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे अभी आर का जो फॉर्मूला होता है आर इजकल टू होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर एटा। तो देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट होगी कहानी। अपोजिट क्या होगी कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या था, टाउ डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर क्या है एन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एन इंक्रीज हो रहा था। तो हम यहाँ पे कहेंगे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एन इंक्रीज हो जाएगा, और एन इंक्रीज हो गया तो आर एंड रो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से समझा रहा हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एन बढ़ता है, रो घटता है, आर घटता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, इनसिग्निफिकेंट कंडीशन है। ये इनसिग्निफिकेंट कंडीशन यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाती है, इसके लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो सिग्निफिकेंट कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है सिग्निफिकेंट, ये इसके लिए आके इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। आप इसको लिख लेना ऐसे। ऐसे ही हम किसकी बात करें, फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें, तो यहाँ पर जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसके लिए रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं, क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्या करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, if we increase the temperature of the electrolyte then the ions of the electrolytes क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली मूव। और फ्रीली मूव का मतलब ये इजीली मूव कर पाएंगे, और इजीली मूव करेंगे इस कंडीशन में रो एंड आर जो है यहाँ पे कम होता है। ये कंडीशन होती है, तो आप इसको याद कर लें। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में कवर किया इन टॉपिकों को। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट करना ना भूलें।